करो पब्लिश चैनल में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं हूं नवीद और इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा कि आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन कैसे लिख सकते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में। साथ में मैंने एक क्विज भी तैयार करा है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं सेक्शन के अंदर तो जाके क्विज सॉल्व कीजिए, देखिए आपका कितना स्कोर आता है। और अगर आपको नहीं पता कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन कैसे लिखते हैं तो इस वीडियो को देखें और आखिर में इस क्विज को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जनाब, सबसे पहले तो वो चीज़ें जो आप रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन शुरू करने से पहले करते हैं, आपने अभी हाथ भी नहीं लगाना है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को। आपने पहले जो काम मैं बता रहा हूँ पहले वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके तमाम रिजल्ट्स तैयार हों, रेडी हों, आपके पास रखे हों, सेव हों, और वो 100 नहीं बल्कि 1000% करेक्ट हों। इसकी वजह ये है कि जब आप एक दफ़ा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन लिख देते हैं और बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये रिजल्ट तो थोड़ा सा गलत हो गया, बहुत मैस हो जाता है, सारी चीज़ें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत चीज़ इस चीज़ का ख्याल करना है आपने कि आपके रिजल्ट्स नंबर 1 कंप्लीट हो, नंबर 2 100 नहीं 1000% वो ठीक हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपकी कोई टीम है, आप उसके साथ डिस्कस करें, शेयर करें अपने रिजल्ट्स। पहले अच्छी तरह उसके ऊपर बातचीत कर लें कि हाँ ये रिजल्ट्स ठीक हैं, उसको टेस्ट कर लें उन रिजल्ट्स को। इसके अलावा अपने सुपरवाइजर्स को दिखाएं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, अपने सुपरवाइजर्स को दिखाएं। अपने कुलीग्स को भी दिखा सकते हैं जो बहरहाल डायरेक्ट आपके स्टेक होल्डर्स नहीं है लेकिन आपके साथ किसी और प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, आपके कुलीग हैं, काम करते हैं साथ में, आप उनको भी दिखाएं। उनसे डिस्कस करके भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिवील हो सकती हैं। तो नंबर 1 कंप्लीट हो, 1000% करेक्ट हो, और उनको डिस्कस करें। इसके अलावा अभी आपने शुरू नहीं करा अपना रिजल्ट सेक्शन लिखना, आपने पहले रिजल्ट्स को सेलेक्ट करना है। अभी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि रिजल्ट्स तो हमने सारे निकाल लिए, अब उसमें से सेलेक्ट क्या करें। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक आर्टिकल में आप सारे के सारे रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते। हो सकता है आपके कोई 15-20 डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है ना रिजल्ट्स हों। अब वो जो रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे आप एक ही पेपर में नहीं डाल सकते। उसकी वजह है कि पेपर का एक स्कोप होता है, एक लेंथ होती है, उसके अंदर रहते हुए आप चंद एक रिजल्ट्स ही बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने उसमें एक थीसिस मेंशन करा होता है, एक थीसिस स्टेटमेंट डाली होती है कि भाई ये काम मैं इस पेपर में करके दिखाऊंगा। तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट जो इतने सारे रिजल्ट्स हैं उसमें से चंद एक रिजल्ट्स उस थीसिस के ऊपर पूरा उतरते हैं, बाकी उस थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर पूरा ना उतरते हैं। तो आपने बहुत वाइजली अपने रिजल्ट्स को सेलेक्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी रिजल्ट्स को डिलीट कर दें, वो आप रखें, अगले किसी और आर्टिकल के लिए रखें, लेकिन अपना जो आपने एक माइंड प्रिपेयर करा है कि मैं इस आर्टिकल में ये चीज़ डिस्कस करूँगा, उसी हिसाब से अपने रिजल्ट्स तैयार करके सेलेक्ट करके रख लें। आपके सारे के सारे रिजल्ट्स, आपका जो मेन हाइपोथेसिस है जो कि रिसर्च क्वेश्चन है, उससे इंटरलिंक्ड हो, उससे रिलेटेड हो, हट के ना हो। कोई भी ऐसा रिजल्ट मैंने राइट में शो करा, राइट में कोई भी ऐसा रिजल्ट जिसका ताल्लुक आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हाइपोथेसिस से नहीं है, वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। अच्छा, दो तरह के नॉर्मली रिजल्ट्स होते हैं। एक कहलाते हैं की रिजल्ट्स। ये जो की रिजल्ट्स होते हैं इनका ताल्लुक बिल्कुल डायरेक्ट होता है आपके हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन से। आपका लेट से रिसर्च क्वेश्चन ये है कि कोई चीज़ बहुत तेज़ चलती है, उसको आपने टेस्ट करना है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कोई ऐसा ग्राफ, प्लॉट, टेबल, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें बताएगा कि हाँ इससे ज़्यादा कोई और चीज़ तेज़ नहीं चल सकती। तो ये आपका की रिजल्ट है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सब रिजल्ट्स होते हैं जिनके तहत आप आहिस्ता आहिस्ता अपने की रिजल्ट की तरफ पहुँचते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपना की रिजल्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने सब रिजल्ट सेलेक्ट करने के, हाँ इन सारे रिजल्ट्स के बाद कोई भी बंदा अगर ये सारे सब रिजल्ट समझ ले तो वो की रिजल्ट को भी बड़े आराम से समझ सकता है। वो आपने रेडी रखना है। नेगेटिव रिजल्ट्स भी हो सकते हैं आपके पास जो कि आपके काम की लिमिटेशंस बताते हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी आपने पकड़ के रखना है कि हाँ ये रिजल्ट्स ऐसे हैं या इन वैल्यूज़ के ऊपर मेरे जो मॉडल है वो सही वर्क नहीं करता, कॉर्नर मॉडल हैं, कॉर्नर वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर मेरा मॉडल काम नहीं करता। वहाँ पर भी वो चीज़ें भी आपने सेपरेट करके रखनी है और सेलेक्ट करके रखनी है कि हाँ मैं नेगेटिव रिजल्ट्स भी डिस्कस करूँगा। बहुत अच्छी चीज़ होती है नेगेटिव रिजल्ट्स डिस्कस करना। समटाइम्स रिव्यूअर्स आपसे कहते हैं कि आपके मॉडल में सारे फ़ायदे हैं, कोई नुकसान भी है, वो भी डिस्कस करें इसमें। नेगेटिव रिजल्ट्स वहाँ बहुत काम आते हैं। अच्छा जनाब, इसके अलावा अब ये तो हमने सेलेक्ट करा है, अब आपने सेकंड काम करना है ऑर्गेनाइज करना है। सही, ऑर्गेनाइज इसका रिवर्स होता है। ऑर्गेनाइज में आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब रिजल्ट्स। देखें, आप किसी को समझाने चाह रहे हैं अपने रिजल्ट्स, तो एकदम से आप की रिजल्ट नहीं बताएंगे, उसको धमाका नहीं कर देंगे भाई ये मेरा की रिजल्ट है और अब मैं आपको छोटे छोटे सब रिजल्ट बताता हूँ। ऐसा नहीं है। जब आप पेपर लिखते हैं या किसी को समझाते हैं, पहले छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स के थ्रू जाते हैं। तो पहले आपने छोटे छोटे सब रिजल्ट्स आपने दिखाने एक ऑर्डर के अंदर कि हाँ ये काम करा छोटा सा, उसके बाद मैंने ये डेवलपमेंट करी, फिर ये डेवलपमेंट करी, और ऐसा ऐसा होते हुए आप अपने की रिजल्ट्स की तरफ मूव करते हैं। और सबसे आखिर में आप अपने नेगेटिव रिजल्ट शो करते हैं। उनको शुरू में या बीच में शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक अलग से हेडिंग बना के लिमिटेशंस की आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं। मैं दोबारा इस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ कि कोई भी इर्रेलेवेंट रिजल्ट आपने नहीं दिखाना।
आपके बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। आपके वो रिजल्ट जिनका ताल्लुक आपके हाइपोथेसिस से नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन से नहीं है, उसको आप अभी हटा दें। उसके लिए आप एक अलग रिसर्च आर्टिकल सोचें, वो उसमें डालिएगा। सिर्फ अपने हाईली रेलिवेंट रिजल्ट्स आपने अपने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन में डालने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुका हूँ। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन को लिखना सिखाऊंगा। तो मान लेते हैं कि मैंने एक काम करा जिसमें एक कार जो है जिसकी फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के ऊपर मैंने बात करी है, जो कि वाटर पे चलती है। अब फैब्रिकेट एंड टेस्ट अ कार दैट रन्स ऑन अ वाटर, ये मेरा एक पेपर है। लेट्स से अज्यूम कर लें, स्टूपिड सा पेपर है, लेकिन इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको काफ़ी। अच्छा जनाब, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाऊंगा भी। रिजल्ट्स और डिस्कशन ये दो सेक्शंस होते हैं, लेकिन इन दोनों को आप कंबाइन करके एक सेक्शन में भी बता सकते हैं और इनको आप अलग अलग सेपरेट हेडिंग्स देकर भी काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पेपर की गाइडलाइन कैसी है। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप इन दोनों को कंबाइन कर दें। लेकिन अगर गाइडलाइंस कहती हैं आपके जर्नल की कि नहीं अलग अलग होने चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसको अलग रखें। इसके अलावा आप सब हेडिंग्स भी दे सकते हैं। रिजल्ट्स के अंदर आप सब हेडिंग्स दे सकते हैं, डिस्कशंस के अंदर आप सब हेडिंग्स दे सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट हेडिंग्स हैं, सब डिवाइड ना करें। दो एग्जांपल्स देखें। जो लेफ्ट वाली एग्जांपल है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। मैंने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन की एक हेडिंग दी, उसके नीचे एक हेडिंग मैंने रखी फैब्रिकेशन की। सारा फैब्रिकेशन के सारे रिजल्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और एक मैंने हेडिंग फिर अलग से दी टेस्टिंग की। सारे टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। जबकि राइट पे अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं तो मैंने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंडर में फैब्रिकेशन के बाद स्क्रू एंड वायर्स, और उसके बाद मैंने और अंडर हेडिंग्स देता ही चला गया, सब हेडिंग्स में देता ही चला जा रहा हूँ। ये प्रेफर्ड नहीं होता, बल्कि बाज़ात गाइडलाइंस में लिखा होता है कि आप 2 या 3 से ज़्यादा आप सब हेडिंग्स नहीं दे सकते। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जनाब, अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि रिजल्ट्स के बारे में। रिजल्ट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिजल्ट्स के लिए हम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इक़साम के। जो मोस्ट पॉपुलर एलिमेंट्स हैं वो टेबल्स हैं और फिगर्स हैं, जबकि फिगर्स में आपके पास ग्राफ्स और डायग्राम्स आती हैं। ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो टेबल्स हैं हम एक्सेल के ऊपर बना सकते हैं। अगर आप कोई और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, ना करना चाहते हैं, तो आप MS एक्सेल यूज़ कर लें। आप ग्राफ्स भी MS एक्सेल पे बना सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी ग्राफ्स बना सकते हैं। मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप MS एक्सेल पे पब्लिशिंग क्वालिटी के ग्राफ्स कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आप डायग्राम्स बना सकते हैं इलस्ट्रेटर पे, एडोब इलस्ट्रेटर। मैं ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के अंदर आपको फिगर्स या डायग्राम्स एक्सपोर्ट करके देता है। जो ज़्यादातर जर्नल्स की रिकमेंड रेजोल्यूशन है वो 300 dpi है। कोशिश करें इससे कम ना जाएं, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। MS एक्सेल आपको 300 dpi के ग्राफ्स देता है। अच्छा, एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ टेबल्स एंड फिगर्स की, तो आपने जब ये एंटर करने हैं अपने रिजल्ट्स के सेक्शन के अंदर, तो अप्रोप्रिएट नंबर देने होते हैं। उन नंबर्स की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, क्या कैसे लिखा होना चाहिए, उसके लिए आप गाइडलाइंस देख सकते हैं अपने जर्नल की। एक एग्जांपल मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। इसके अलावा कुछ सेंसिबल कैप्शन भी देना होता है। कैप्शन टेक्स्ट होती है जो बताती है कि ये टेबल क्या बता रहा है या ये ग्राफ क्या बता रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। तो ये एक रिजल्ट है, एक ग्राफ मैंने यहाँ शो करा है। लेट्स से किसी आर्टिकल में रैंडम ग्राफ है, इसकी डिटेल्स में बिल्कुल मत जाएं। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो लिखा हुआ है मैंने फिगर नंबर 3 डॉट ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम समथिंग। तो ये जो फिगर नंबर 3 लिखा है ये इसका नंबर है, फिगर नंबर है, और ये डेफिनेटली ऑर्डर में होना चाहिए। इस 3 से मुराद ये कि इससे पहले 2 फिगर्स और भी हैं मेरे आर्टिकल के अंदर। जबकि जो टेक्स्ट लिखी हुई है ये आपका कैप्शन कहलाता है। तो हर फिगर के साथ आपके पास एक नंबर और एक उसका कैप्शन होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। इसी तरह मैंने एक टेबल की एग्जांपल दी है। यहाँ टेबल शो कर रहा है, टेबल के डिटेल्स में नहीं जाए कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप देखें मैंने इसके ऊपर एक कैप्शन और उसका नंबर दिया है। जनरली टेबल्स के कैप्शन टेबल के ऊपर दिए जाते हैं, जबकि फिगर्स और प्लॉट्स ग्राफ्स के जो कैप्शन है उसके नीचे दिए जाते हैं। लेकिन अगेन आप जाके गाइडलाइंस पढ़ें। आपका जो जर्नल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं सबमिट करने में, वो क्या कहता है उसकी गाइडलाइंस आप लाजमी फॉलो करें। अच्छा जनाब, जो फिगर्स हैं वो हाईली प्रेफर्ड हैं कि वो ग्रे स्केल के अंदर हों। कभी भी कलर्ड आप डायग्राम्स ना बनाएं। अगर बहुत ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल CFD के रिजल्ट्स हैं, कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स के, या इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स हैं जो कि लाजमी तौर पे आपको कलर्स में दिखाने हैं ताकि आप उस पर फर्दर डिस्कशन कर सकें। कोई इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपने काम करा है जिसमें कलर्स का दिखाना बहुत ज़रूरी है, दैट मेक सेंस, आप उस वक्त कलर्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी, जैसे ग्राफ मैंने यहाँ पे शो करा है, इसमें कलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्लैक एंड वाइट से भी शो कर सकता हूँ।
मैं मुख्तलिफ स्टाइलिंग यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा ग्राफ मैंने राइट पे नहीं दिखाया, बेहतर होता कि मैं इसमें डॉटेड लाइंस दिखाता, एक लाइन डॉटेड होती, एक लाइन सॉलिड होती। आगे एक ग्राफ आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये फिर भी कलरफुल से बेहतर है। याद रहे कि कुछ जर्नल्स, बल्कि अक्सर जर्नल्स जो हैं वो कलरफुल डायग्राम प्रिंट करने के एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने कलरफुल डायग्राम्स नहीं रखनी, और ये प्रेफर्ड भी नहीं होता। अक्सर रिव्यूअर्स भी आपको जो है क्वेश्चन कर सकते हैं कि यही डायग्राम, यही फिगर जो है बगैर कलर्स पे भी आप दिखा सकते थे, कलर्स दिखाने की क्या रीज़न है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी ग्राफ्स हैं उसके कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। मैं डेफिनेटली एक्सेल की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप ग्राफ्स एक्सेल पे कैसे बना सकते हैं, लेकिन कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए। एक्सेस की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है वैल्यूज़ नहीं है तो ग्राफ समझ ही नहीं आएगा किसी को। एक्सेस का टाइटल उसके यूनिट के साथ होना चाहिए, अगर यूनिट है उसका तो आपने उसका एक्सेस का टाइटल और एक्सेस का यूनिट भी बताना है। लीजेंड्स, अगर एक ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, तो उसके लीजेंड्स होने चाहिए ताकि पता तो चले कि कौन सी लाइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है। ग्रिड लाइंस अगर ज़रूरी हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस दिखाई जाती हैं, अगर ज़रूरी हैं तो बिल्कुल उसको शो करें, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है ग्राफ को रीड करने में। इसके अलावा अप्रोप्रिएट स्टाइलिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पेपर की जो फॉन्ट है और फॉन्ट साइज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और आपके जो टेबल्स हैं या जो आपके ग्राफ्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ की एग्जांपल दूंगा, उसका बिल्कुल फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट है, यहाँ एरियल यूज़ कर रहा है, वहाँ टाइम्स रोमन यूज़ कर रहा है। जब आप फाइनली पेस्ट करेंगे तो बहुत वियर्ड, बहुत अजीब सा लगता है। फॉन्ट साइज़ का ख्याल रखना है। ग्राफ्स पे अगर आप फॉन्ट साइज़ बढ़ा भी देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 20 भी कर देते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे किसी सॉफ्टवेयर से MS वर्ड में, तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा बहुत वो श्रिंक हो जाता है। तो नॉर्मली ग्राफ्स बनाते हुए फॉन्ट साइज़ बड़े रखते हैं ताकि जब वो आप पेस्ट करें अपने मैन्युस्क्रिप्ट में तो उसका साइज़ छोटा हो जाए और वो मैच कर जाए थोड़ा बहुत। मैं 100% मैचिंग नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो साइज़ मैच करे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट से। ऐसा ना हो कि बहुत ही छोटा या बहुत ही बड़ा फॉन्ट साइज़ हो। इसके अलावा फॉन्ट का जो स्टाइल, अगर आपने टाइम्स रोमन यूज़ करा है मैन्युस्क्रिप्ट में, तो आप ग्राफ्स में, टेबल्स में हर जगह टाइम्स रोमन ही यूज़ करें, वरना होता है बड़ा बड़ा ऑड लगता है, बड़ा वियर्ड लगता है, और इससे आपका आर्टिकल रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसा इसका रिजेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रिव्यूअर जो है वो काफ़ी एनॉय हो जाते हैं, वो फिर और आपको बड़े बुरे बुरे किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। हालांकि इंडिकेट नहीं करते कि वो इस चीज़ की वजह से एनॉय है, लेकिन अच्छी नहीं लगती मैन्युस्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन बहुत ख़राब हो जाती है। ये एक मैंने एग्जांपल दी है जो कि बिल्कुल भी अच्छी एग्जांपल नहीं है ग्राफ की। रीज़न क्या है? एक तो कलरफुल है, चलें कलरफुल के अलावा भी देखें तो इसके लेफ़्ट एक्सिस के ऊपर, इसके राइट एक्सिस के ऊपर, इसके बॉटम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर किसी किस्म की कोई मार्किंग नहीं है, कोई लीजेंड नहीं है, कोई इसमें मैंने बताया नहीं है कि चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं। इस ग्राफ को देख के आपको कुछ भी समझ नहीं आ सकता होगा, तो ये एक बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है। इसके बरक्स अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये एक पब्लिशिंग क्वालिटी का ग्राफ है, बिल्कुल उसी ग्राफ का दूसरा वर्जन, ब्लैक एंड वाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नंबर्स हैं, विजिबल हैं, क्लियर हैं, ग्रिड भी है। साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने मेंशन भी करा हुआ है कि स्पीड्स क्या हैं, वर्टिकल एक्सिस पे इंजन की हॉर्स पावर क्या है। इसमें एक मुझे गलती अभी इसमें इस वक्त नज़र आई है, इसमें लीजेंड्स मैंने शो नहीं करें। डेफिनेटली लीजेंड्स भी होने चाहिए जो कि बताएं कि डॉटेड लाइन क्या बता रही है और जनाब ये सॉलिड लाइन क्या बता रही है। तो ये बिल्कुल 100% ठीक ग्राफ नहीं है, लेकिन आप इसमें अगर लीजेंड्स वगैरह शो करेंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम डिस्कशंस की तरफ। हो सकता है डिस्कशंस एक अलग सेक्शन हो, बिल्कुल सेपरेट, और हो सकता है आपने रिजल्ट्स के साथ ही डिस्कस करें हो, डिपेंड करता है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक साथ ही रखें, आसानी रहती है। हाँ, ये देख लें कि आपकी जो गाइडलाइंस है जर्नल की वो क्या कहती हैं। अच्छा, आपने डिस्कशन में करना क्या है? आपने वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपने रिजल्ट्स में दिखाई हैं। कोई चीज़ जो आपने रिजल्ट्स में दिखाई नहीं है वो आपने डिस्कस नहीं करनी, वरना वो स्पेकुलेशन हो जाएगी। मतलब आपकी अपनी सोच कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, हालांकि आपने दिखाया नहीं है, वो रिजल्ट नहीं दिखाया, वो ग्राफ नहीं दिखाया, वो टेबल नहीं दिखाया, फिर भी बोल दिया कि हाँ इसकी मैक्सिमम स्पीड 500 मीटर्स पर सेकंड हो सकती है। भाई कैसे हो सकती है, उसका एविडेंस कहाँ है? तो आपने जितना रिजल्ट दिखाया उतना ही आपने डिस्कस करना है। अगर रिजल्ट में कहीं दिखाया है कि मैक्सिमम स्पीड 500 है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो एक स्पेकुलेशन हो जाएगी, इससे आपने बिल्कुल बचना है, वरना ये सर्किल कर करके सारे रिव्यूअर आपके पास भेजेगा कि नंबर कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी क्या एविडेंस है। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन नहीं करना कि किसी को समझ ही नहीं आए, आपने समझाना है उसको और बिगाड़ना या मुश्किल नहीं करना। कंसाइज छोटा होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करनी है कि बात रिपीट करे आ रहे हैं। एक दफ़ा लिख दिया, अच्छा सेंटेंस लिखा है, समझ में आ गई, आगे बढ़ें, बार बार उस पॉइंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपने इंक्लूड नहीं करनी है लाइन बाय लाइन कैलकुलेशंस। बाज़ लोग करते हैं डिस्कशंस के अंदर, जैसे ही आते हैं कि भाई ये फार्मूला लिया, उस फार्मूले के आधे पेज के अंदर उसका सॉल्यूशन दिखाया। आप कोई
आपको एग्ज़ाम देने नहीं बैठे हुए, आप कोई अपनी कोई नोटबुक पे काम नहीं कर रहे हैं, आप पेपर लिख रहे हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि हाँ ये 2 इक्वेशन सॉल्व हुई, फाइनल रिजल्ट ये आया, और उस पर डिस्कशन करना है। वो कैसे सॉल्व हुई ये आपका मैटर नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करा तो आप लिखते हैं मैंने फलाना मैटलैब यूज़ करा है, ईज़ यूज़ करा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके उसको सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बाज़ औक़ात लोग स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं R² की वैल्यू, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर, फिर सॉल्व कर रहे हैं, फिर पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फाइनल में आंसर निकाला। ये आपको एग्जाम देने नहीं बैठे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, लाइन बाय लाइन कैलकुलेशंस कभी ज़िंदगी में अपने मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं दिखाइएगा। अच्छा जनाब, फिर सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स, कोई सॉफ्टवेयर आपने स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, फॉर एग्जांपल एनसिस यूज़ करा, एक्सेल यूज़ करा, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के आपने लगा दी। इस सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाने, आपने प्रूफ नहीं करना कि मैंने हाँ यही मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ करा था, या देखें ये रिजल्ट्स आए तो ये मैच कर रहा है मेरा ग्राफ से और इस स्क्रीनशॉट से, ये किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़े लंबी चौड़ी टेक्स्ट फाइल्स के तौर पर आपको आउटपुट्स देते हैं, तो ये नहीं कि आपने वो सारे आउटपुट कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया एज एन एविडेंस के देखें सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स, ये नहीं, आपने बोल दिया कि सॉफ्टवेयर ने काम करा है, अगर आर्टिकल अच्छा लिखा है तो रिव्यूअर आपकी बात पे भरोसा करेगा। सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट्स कभी नहीं दिखाने चाहिए, आउटपुट्स की जो फाइलें हैं कभी अटैच नहीं करनी चाहिए, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने खुद टेबल बनाएं, अपने खुद फिगर्स बनाएं और उसमें आप एंटर करें। हाँ, सॉफ्टवेयर अगर आपको कोई ग्राफ बना के दे रहा है तो ठीक है, वो ग्राफ आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे हाईली मतलब मैं ये रिकमेंड करूँगा तो उसमें से लोगो वोगो आप सब डिलीट कर दें। आप ये ना हो छोटा सा कहीं सॉफ्टवेयर का लोगो भी बना हुआ आ रहा हो, बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसा आप ब्रांड को जो है प्रमोट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर, ये मत कीजिएगा। आपका जो काम है वो इतना जनरल होना चाहिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉल्व हो जाना चाहिए, ये आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं हो सकता, बाज़ औक़ात बहुत सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट काम होता है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि बहुत जनरल हो और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डुप्लीकेट हो सकते हो, दोबारा बनाए जा सकते हो बगैर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करे हुए, कोशिश ही होनी चाहिए। अच्छा जनाब, नंबर शो करें, स्टैटिस्टिक्स शो करें डिस्कशंस के अंदर, आपने ग्राफ्स को दोबारा डिस्कस नहीं करना इस तरह से कि वे देखें लाइन ऊपर जा रही है, लाइन नीचे जा रही है, लाइन सीधी हो गई, ये चीज़ें नहीं डिस्कस करनी होती। मैंने बड़े फ़नी डिस्क्रिप्शन देखे हैं जिसके अंदर वो यही बता रहा होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम हो गई, उसके बाद स्लोप नीचे हो गया, फिर वो नीचे जाना शुरू हो गई, फिर हॉरिजॉन्टल हो गई। ये डिस्कस नहीं करना आपने, वो तो बंदा ग्राफ देख के ही समझ जाएगा कि हाँ ये लाइन ऐसी दिखती है और ये मैक्सिमम ये मिनिमम ये पॉइंट्स हैं। आपने उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करना है कि इससे मुराद क्या है, इससे आप बताना क्या चाह रहे हैं, इसके ये मैक्सिमम होना क्या बता रही है और ये मैक्सिमम होने का आपके थीसिस क्वेश्चन से क्या ताल्लुक है, ये चीज़ डिस्कस करनी होती है। ग्राफ को स्पेसिफिकली ग्राफ को डिस्कस नहीं करना होता कि ये ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ बता क्या रहा है, ये चीज़ डिस्कस करनी होती है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देखें यहाँ पर नंबर्स से रिलेटेड। आपने एक जुमला लिखा समथिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, ये कोई बहुत अच्छा जुमला नहीं है। वेरी हाई स्पीड मतलब ये क्या, वेरी हाई स्पीड कितनी हाई स्पीड, क्या 1 मीटर पर सेकंड भी किसी के लिए हाई स्पीड हो सकती है, किसी के लिए 1000 मीटर पर सेकंड हाई स्पीड हो सकती है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आपको नंबर शो करें अगर पॉसिबल है, एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। ये एक बेहतर डिस्कशन है कंपेयर्ड विद प्रीवियस एग्जाम्पल, जिसमें मैंने एक नंबर भी बताया। बेशक ये नंबर मैं लेकर आया हूँ किसी ग्राफ से, आप आगे लिख सकते हैं कि एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड और आगे लिखते हैं एज कैन बी सीन इन दिस फिगर, तो ये पक्का हो जाएगा कि आपने इस फिगर से नंबर निकाल के लेकर आए और ये इस सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड है एज एन एग्जाम्पल। स्टैटिस्टिक्स का जितना ज़्यादा यूज़ करें, आप बगैर स्टैटिस्टिक्स का कोई बात नहीं कह सकते, आप शायद की बेस पे बात नहीं कर सकते कि हाँ मुझे लगता है कि ये ऐसा है, नहीं, स्टैट्स शो करनी है, कॉन्क्रीट नंबर्स डालने हैं अपने अपने डिस्कशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लेते हैं। स्पीड इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंजन पावर, अगर इसका ताल्लुक किसी फिगर से मेक सेंस, हाँ ठीक है, नज़र आता है चीज़ बढ़ती भी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, आप रिलेशन बता रहे हैं ना दो चीज़ों के दरमियान में, स्पीड में और इंजन पावर में, तो बेहतर है कि आप कोई कोरिलेशन का स्टैटिस्टिक्स निकालें, R² वैल्यू निकालें। हो सकता है आपने कुछ और स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, मुख्तलिफ इकसाम की, हज़ारों इकसाम की स्टैटिस्टिक्स हैं, जो रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स है वो निकालें और वो नंबर डालें कि हाँ ये P वैल्यू इतनी आ रही है, R² वैल्यू इतनी आ रही है, T टेस्ट के रिजल्ट इतने आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स डाल के अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करें। पहला जुमला गलत नहीं है, पहला भी ठीक है, कोई भी बंदा ग्राफ देख के कह सकता है कि हाँ ये प्रोपोर्शनल है, और क्या पता यही आपका रिसर्च क्वेश्चन, आप बताना चाह रहे हो कि इंजन पावर बढ़ाने से स्पीड भी बढ़ जाती है, प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा मेथड मेरे नज़र में है कि आप उसके साथ साथ को इसका कोरिलेशन को स्टैटिस्टिक्स भी दिखाएं, ज़्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा ना, सारे टेबल्स फिगर्स जितने भी आपने डाली हैं अपने रिजल्ट सेक्शन के अंदर, सबकी सब साइट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि साइट नहीं है। जो आपकी स्क्रीनिंग स्टेज के ऊपर एडिटर्स होते हैं या एडिटोरियल स्टाफ होता है, वही ये चीज़ बातों का चेक करके निकाल लेता है कि यार इसमें तो 10 फिगर्स हैं, साइड खाली 8 हुई हुई हैं, 9 हुई हुई हैं, बाकी की फिगर्स कहाँ हैं, क्यों नहीं सेट हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने फिगर्स को, जितनी फिगर्स हैं, जितने टेबल्स हैं, सबको आपने अपने आर्टिकल के अंदर साइट करना है, सबकी सब सेम ऑर्डर में साइट होनी चाहिए।
फिगर नंबर 1 पहली है, पहली फिगर वही साइड होनी चाहिए। फिर फिगर नंबर 2 है तो उसको साइड होना चाहिए। अगर आपको लिखते लिखते अंदाज़ा होगा नहीं यार पहले फिगर नंबर 2 को साइड कर देते हैं, तो जाएं फिगर नंबर 2 को उठाएं और फिगर नंबर 1 के पीछे रखें ताकि वो फिगर नंबर 1 बन जाए और फिर उसको साइड करें। इतना ज़्यादा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 1 to 1 मैच करना है आपने। जैसे फिगर्स के नंबर हैं उसी ऑर्डर में फिगर्स के रेफरेंसेस साइटेशंस भी चल रही हैं। हाँ, आप आगे बढ़ गए, फिगर नंबर 5 पे पहुंच गए और आपको ख्याल आया कि हाँ पीछे एक फिगर है जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं दोबारा डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कुछ कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, तो आप प्रीवियसली साइटेड फिगर को दोबारा साइड कर सकते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब कोई नई फिगर साइड करें तो मेक श्योर ऑर्डर मैच हो रहा हो। एग्जाम्पल जो साइटेशन की मैंने दी है, द कार कैन अटेन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड एज शोन इन फिगर नंबर 5। ये जो लिखा है एज शोन इन फिगर नंबर 5, रेड में जो फिगर नंबर 5 लिखा है, ये साइटेशन कहलाती है कि हाँ ये मैंने अपनी फिगर को साइड कर दिया। अब इससे पहले मैंने लाजमी फिगर नंबर 4 को साइड करा हो और उसके बाद अगर मेरे पास फिगर नंबर 6 है तो वही मैंने साइड करी हो, जम करके मैं फिगर नंबर 8 या 9 पे नहीं पहुँच गया हूँ। अच्छा जनाब, होता है कि डिस्कशन जब आप कर रहे होते हैं तो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं एग्जिस्टिंग या पब्लिश रिजल्ट्स के बराबर आ जाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, आपका काम वैलिडेट हो गया, इसको हम वैलिडेशन कहते हैं। आप इसकी वैलिडेशन की हेडिंग डाल के इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, हाँ जी पिछले जो रिजल्ट्स है उससे मेरा काम मैच कर गया, मे बी आपने मेथोडोलॉजी को नहीं यूज़ करी हो, वही आपका रिसर्च क्वेश्चन हो, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट्स 100% मैच नहीं करते, कहीं थोड़ी बहुत डेविएशन आ जाती है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने आपका रिसर्च के अंदर, पेपर में नहीं बल्कि रिसर्च में आपका टारगेट ही यही होता है कि आप वो जो डेविएशंस हैं उसको उसकी वजह पता करें, तो वो आपने डेफिनेटली पहले से पता करके रखी होगी, तो वो आपने यहाँ बड़े खुल के डिस्कस करनी है कि ये डेविएशन क्यों है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता कि कोई बहुत छोटी सी डेविएशन है, उसकी रीज़न क्या है। अगर आपको नहीं पता, उसकी रीज़न ही होती है कि उस पर हो सकता है फर्दर रिसर्च की ज़रूरत हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई इस पर फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है, या फलाने तरीके से काम हो सकता है, लेकिन मेंशन ज़रूर करें उसको छोड़ें नहीं अपने आर्टिकल में, क्योंकि वरना क्या होगा, रिव्यूअर आके आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपका ग्राफ तो थोड़ा ऊपर है, बाकी जो ग्राफ है एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को नीचे है, इसका रीज़न क्या है। इससे पहले कि आपसे रीज़न मांगे आप उसको मेंशन कर दें, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो, ये ना हो आपका पूरे पेपर में बस यही हो कि हाँ भाई ग्राफ बना लिए, रीज़न मुझे नहीं पता ये अलग क्यों आ रहा है। ये तो रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर आप वजह पता करते हैं कि डेविएशंस क्यों आ रही हैं इन जनरल। तो आपने अगर एक आध कहीं जगह आपने छोड़ दी है जिसमें वाकई में फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है और वो रिसर्च आपके स्कोप से बहुत बाहर है, अलग ही रिसर्च है, तो आप मेंशन कर दें कि ये इस स्कोप से बाहर है, लेकिन मेंशन करें। और कुछ अगर उसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो कि भाई इस तरह से ये रीज़न पता करी जा सकती है, बेशक आपने नहीं करी हो, तो बहुत बहुत अच्छा है, इसको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है जनाब। अब आखिर के अंदर आपने क्या काम करना है, क्विज़ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया इस वीडियो के, क्विज़ ओपन करें, उसको सॉल्व करें, देखें आपका कितना स्कोर आता है। इसके अलावा आपने काम और करना है, फ्री टाइम में 3 आर्टिकल सर्च करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हैं, उसका ख्याल रखिएगा। और आपने सिर्फ स्क्रॉल थ्रू करना है, बस देखना है उसको कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स कैसी है, फिगर्स कैसे कैसे रखी हुई हैं, क्या वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने बताया कि छोटे रिजल्ट्स पहले और आखिर में होते होते की रिजल्ट्स, आपको वही चीज़ नजर आएगी। प्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स, मतलब फिगर्स की स्टाइलिंग कैसी है, टेबल्स की स्टाइलिंग कैसी है। अक्सर जर्नल्स में ऐसा होता है कि आप एक एक्सेल के अंदर बना हुआ टेबल आप भेज सकते हैं, बाद में फॉर्मेटिंग में खुद ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ मेरी फिगर्स एंड टेबल्स की स्टाइलिंग से मुराद फॉन्ट्स वह हैं, थोड़े बहुत उनका जो लाइंस हैं उनका स्टाइल है वो देख लें, थिकनेसेस देख लें, टेबल्स कैसे बनाए हैं वो देख लें, एक आइडिया हो जाएगा कि लोग टेबल्स कैसे बनाते हैं, फिगर्स कैसे बनाते हैं। और आपको बड़ी हैरानी होगी कि ज़्यादातर फिगर्स आपको ग्रे स्केल में मिलेंगे, आपको कलर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ फिगर्स, ये भी ज़रा बैठ के टाइम लगाएं कि जो ऑर्डर ऑफ फिगर है और जो ऑर्डर्स ऑफ टेबल्स है क्या वो साइटेशन ऑर्डर से मैच कर रहा है, नहीं आप बड़े हैरान होंगे कि वो 100% मैच कर रहा होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ जब आप मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं चीज़ें, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए और मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। मैं जल्द बहुत सारी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।